फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देर किए। तो 50 के आसपास क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे और काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं इजी एग्जाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं बिना देर के। लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं। आई एम नॉट सो एक्सेप्शनल अ वुमन एज यू थिंक। आई थिंक लाइट थोड़ी कम है, सो यस, ओके। I am not so exceptional, a woman as you think. Fewer women like marriage than you suppose, only they enter into it for the dignity it is assumed to confirm. तो who utter these words? इन वर्ड्स को कौन कहता है? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो शुभ डाइड हेड है जूट द ऑब्स्कर में वो इस बात को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एलिजाबेथ in brain and Mary Stuart in spirit. This is a fit phrase for। ये फ्रेज किसके लिए है? तो देखिए, ये इनका एक वर्क था, द फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो बादशिबा एवर डन के बारे में ये आपकी लाइन है। Hardy calls Elizabeth Jane this flower of nature whose daughter is Elizabeth. Hardy calls Elizabeth Jane this flower of nature whose daughter is Elizabeth. Elizabeth किसकी बेटी थी? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन है, यानी कि सेलर न्यूसन की बेटी थी। आप जानते हैं माइकल हेंकर जो था, तो हादी कॉल एलिजाबेथ जेन इसमें एक कैरेक्टर है। तो ये सेलर न्यूसन जो है उसने खरीद लिया था, जो ये थे, जो माइकल हेंकर है उसकी वाइफ को खरीद लिया था उसने, है ना। एक से ये क्या हो जाता है? यस। Acton is not only the scene of the tale, it dominates the plot and determines the characters. It is sentiment, it feels, it speaks. Acton is not only the scene of the tale, it dominates the plot and determines the characters. It is sentiment, it feels, it speaks, it slays. Whose comment is this about Fordon Heath? फॉर्डन हीथ के बारे में ये किसकी कमेंट है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डफिन। डफिन इज अवर आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। एक्डन इज नॉट ओनली द सीन ऑफ द टेल, इट डोमिनेट्स द प्लॉट एंड डिटरमाइंस द कैरेक्टर। इट इज सेंटिमेंट, इट फील्स, इट स्पीक्स, इट स्लेज। तो यहाँ डफिन की ये स्टेटमेंट है। As flies to wanton boy, so are we to the gods. They kill us for their sport. Hardy quoted these lines of Shakespeare in the preface of one of his novels. ठीक है, इस लाइन को इन्होंने अपने एक नॉवल के प्रीफेस में यूज किया है। तो विच नॉवल इज दिस? कौन सी नॉवल? और आप ये जानते हैं लाइन, ये किसकी लाइन है? ये किंग लियर की लाइन है। ग्लॉस्टर के द्वारा शायद इसको बोला जाता है। तो हार्डी कॉटेड दीज लाइन्स ऑफ शेक्सपियर, हार्डी ने इनको यूज किया है। कौन से वर्क में यूज किया है? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि इन्होंने ये लाइन जो यूज की है टेस ऑफ द डियोपोगल्स में यूज की है। Hardy has taken a clue from Shakespeare's famous comedy As You Like It for the title of one of his novels. ठीक है, which novel is this? तो ये आप जानते हो अच्छे से। ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री एक सॉन्ग है जो रमेश के द्वारा गाया जाता है, तो इसी को इन्होंने अपने नॉवल का टाइटल बना लिया। Hardy was so much impressed by Gray's Elegy that he gave the title of one of his novels from one of its lines. Hardy was so much impressed by Gray's Elegy, ये ग्रे की एक एलिजी से काफी इम्प्रेस्ड थे, that he gave the title, और इसको इन्होंने एक टाइटल दिया है अपने एक नॉवल का। तो विच नॉवल, कौन सा नॉवल है ये? तो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, यही होगा, है ना। यस, बी ऑप्शन करेक्ट। इमानेंटविल इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। इमानेंटविल किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? तो ये हमें मिलती है हार्डी के नॉवेल्स की इमानेंट। द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल इज। फेमस ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन कॉर्नवॉल इज अ नॉवल बाय हार्डी, अ वन एक्ट प्ले बाय हार्डी, अ ड्रामा, या फिर क्या है ये? तो देखिए, सी ऑप्शन करेक्ट है, ये एक ड्रामा है। क्या नाम है इसका? द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल, ये हार्डी का एक ड्रामा है।
पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट एंड वेसिक्स पोएम्स आर द पोएटिक कलेक्शंस ऑफ। तो वेसिक्स पोएम से ही आप समझ सकते हैं कि हार्डी का है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। विच इज एन एपिक ड्रामा बाय हार्डी, हार्डी के द्वारा एपिक ड्रामा, तो ये डायनेस्ट है, ये ऑप्शन ठीक है, डायनेस्ट है। क्रॉस कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम, क्रॉस कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम्स आर द फ्रेजेस हार्डी यूजेस। तो इन्होंने यूज की है इस फ्रेज को इन्होंने यूज किया है कहाँ पर, हैप, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा हैप। फॉर द लास्ट 30 ईयर्स ऑफ लाइफ थॉमस हार्डी डिड नॉट राइट, इन्होंने क्या नहीं लिखा, देखिए इन्होंने जूड द ऑब्स्कर लिखा था 1895 में, 1895 में इन्होंने जूड द ऑब्स्कर लिखा, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉल रिसेप्शन उस नावल को मिला, काफ़ी ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर उसका, बहुत पेसिमिस्टिक नावल था। तो इसके बाद बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज किया गया और इन्होंने नावल लिखना छोड़ करके पोएट्री को लिखना शुरू कर दिया था। उसके बाद इन्होंने नावल नहीं लिखे, यानी कि बी ऑप्शन। The Darkling Thrush is a poem by Hardy. Its original title. Darkling Thrush का ओरिजिनल टाइटल क्या था, तो ये ए ऑप्शन है, यानी कि कैंटरबरी। जो डार्कलिंग थ्रश है, बाय द बाय द सेंचुरीज डेथ बेड, है ना, बाय द सेंचुरीज डेथ बेड 1900। यस। द डार्कलिंग थ्रश एंड हैप आर द पोएम्स ऑफ, किसकी पोएम्स हैं, तो दोनों ही जो है थॉमस हार्डी की पोएम्स है, थॉमस हार्डी की। क्रॉस कैजुअलिटी और जो भी हमने फ्रेजेस पढ़ी थी उनका भी यूज उन्होंने हैप में किया है, तो ये थॉमस हार्डी की पोएम्स थी दोनों, द डार्कलिंग थ्रश एंड हैप। हार्डी चूज द टाइटल अंडर द ग्रीनवुड ट्री फ्रॉम, कहाँ से चूज किया इन्होंने, तो ये जो है इन्होंने यूज किया एज यू लाइक इट, एक सॉन्ग था एज यू लाइक इट में हमीज के द्वारा, तो उसी से इन्होंने। इट इज अ हिस्टोरिकल नॉवल ऑफ हार्डी, इट इज सेट इन वेमाउथ इट इज, तो ये हिस्टोरिकल नॉवल है हार्डी के द्वारा, इसको सेट किया गया था वेमाउथ में। तो ये क्या है, रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेयर ऑफ कास्टरब्रीज, द ट्रम्पेट मेजर, या फिर नन। तो देखिए ये सी ऑप्शन है, यानी कि जो ट्रम्पेट मेजर है ये इनका एक हिस्टोरिकल, ठीक है, नॉवल है। कौन सा, द ट्रम्पेट मेजर। विच न्यूज़पेपर पब्लिश्ड टेस्ट ऑफ द डियर बबल्स, द डेली न्यूज, द रिव्यू, द ग्राफिक, नन ऑफ दीज। तो ये टेस्ट ऑफ द डियर बबल्स, इसके कई पार्ट मैंने बनाए हुए हैं, अगर आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं। थॉमस हार्डी का एक अलग ही वीडियो है, मतलब एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे नॉवेल्स मैंने हार्डी के कई सारे दिए हैं, अंडर द ग्रीनवुड ट्री वगैरह, तो उसमें आपको ये भी मिलेगा, इसकी स्टोरी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आगे आगे आपका बी ऑप्शन, यानी कि ये हो जाएगा द ग्राफिक में। इन जूड द ऑब्स्कर शो मैरिज, इन जूड द ऑब्स्कर शो मैरिज, शो किससे शादी करती है जूड द ऑब्स्कर में, तो ये सी ऑप्शन है, यानी कि मिस्टर फिलिस्टन के साथ। हु इज द सन ऑफ अराबेला एंड जूड, अराबेला एंड जूड का सन कौन थे, तो ये था भाई ए ऑप्शन, यानी कि लिटिल फादर टाइम, है ना, लिटिल फादर टाइम, अराबेला और जूड का। हार्डीज द डायनेस्ट, अ ड्रामा ऑफ नेपोलियनिक वॉर्स, तो ये क्या है, क्लॉजेट ड्रामा है हीरोइक कपलेट में, क्लॉजेट ड्रामा ब्लैंक वर्स में, प्रॉब्लम प्ले है फ्री वर्स में, तो ये बी है, यानी कि ये क्लॉजेट ड्रामा है, ठीक है। तो हार्डीज द डायनेस अ ड्रामा ऑफ द नेपोलियनिक वॉर्स, तो ये ड्रामा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्लॉजेट ड्रामा है ब्लैंक वर्स में। Hardy was much influenced by Tristan and Iseult. It is resulted in his first play, Name the Play. Hardy काफी impressed थे Tristan and Iseult से, और it resulted in his verse play. तो इन्होंने इसके ऊपर फिर एक वर्स प्ले लिखा, तो इसको कहते हैं बी ऑप्शन, यानी कि द फेमस ट्रेजेडी ऑन द क्वीन ऑफ कार्नवॉल, नेपोलियनिक वॉर की बात इसमें हुई है। Justice was done and the president of the immortals. Whose does a line appear? Where does this line appear? तो ये है ए ऑप्शन, यानी कि टेस्ट ऑफ द डियर बबल्स में, जस्टिस वाज डन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन।
Love is a possible strength in an actual weakness. Where does this line appear? Love is a possible strength in an actual weakness. तो सी ऑप्शन है यहाँ, सी ऑप्शन है आपका, far from the madding crowd. Love is a possible strength in an actual weakness. Done. Because we are too many and do not do an immoral thing for moral reason are the popular lines. Done because we are too many. Uh, do not do an immortal thing for moral reason. तो ये हमारा बनता है, कहाँ से हैं ये लाइंस? ये आपकी जूड द ऑब्स्कर से हैं, ठीक है, जूड द ऑब्स्कर से। यहाँ पे लिटिल मदर टाइम जो है अपने भाई बहनों को मतलब मार देता है, खुद भी मर जाता है, तो इस टाइप से ये चीजें हैं इसमें। क्योंकि वो कहता है, और इसलिए कहता है कि हम बहुत सारे हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारे हैं, इसलिए हम जो है अपने आप को ऐसे कर रहे हैं। द नेम ऑफ एलिक एंड टेस इलिजिमेट चाइल्ड, इनके बच्चे का क्या नाम था? सौरव था, ठीक है, जो इलिजिटिमेट चाइल्ड था हार्डी टेस का और एलिक का, इसका नाम था सौरव। Apart from the muddy crowd, originally appeared anonymously as monthly serial. कहाँ पर आया था ये anonymously? Far from the muddy crowd सबसे पहले, तो ये हो जाएगा आपका कॉर्न हिल मैगजीन, ठीक है, कॉर्न हिल मैगजीन में आया था ये। द फर्स्ट नॉवल ऑफ हार्डी इज, हार्डी का फर्स्ट नॉवल कौन सा था? तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, डेस्पेरेट रेमेडीज सबसे पहले आया था। In his sonnet, Without Isa My Late Spouse, Saint Milton celebrates his second wife को celebrate किया है इसमें इन्होंने। Which is girls were these? Sorry. Which is girls were these? First play, तो इनका फर्स्ट प्ले कौन सा था? लॉर्ड डी जस्टिस सिल्वर बॉक्स। फर्स्ट प्ले की बात हो रही है तो सिल्वर बॉक्स था जो 1906 में आया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। यस। इन विच ईयर वॉज गर्ल्सवर्दी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज? तो गर्ल्सवर्दी को नोबेल प्राइज मिला था 1932। बहुत आसान है और बहुत बार आ भी चुका है एग्जाम में। द फिगर ऑफ स्पीच, ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप। तो रेड टेप से मतलब किसी और चीज से है, तो मेटोनिमी को हम यहाँ ले सकते हैं। द फिगर ऑफ स्पीच इन प्लक फ्रॉम द मेमोरी आर रूटेड सॉरो, ठीक है, रूटेड सॉरो। तो यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा यस, प्लग फ्रॉम द मेमोरी आर रूटेड सॉरो। तो इसमें सिमली मटेफर वगैरह नहीं है, पर्सोनिफिकेशन नहीं है, हाइपरबोली। द फिगर ऑफ स्पीच, द होली टाइम इज क्वाइट एज एन अन। तो सिमली है इसमें, तो एन का यूज हुआ है एज का। मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोस साइनिफाइंग। तो माइथोस इस मतलब जो मिथ शब्द आया है ग्रीक के माइथोस से आया है, बट इसका मतलब क्या है? तो ये शायद सी होना चाहिए ना। यस, सी हो जाएगा भाई, स्टोरी या प्लॉट या फिर ट्रू और इन्वेंटेड इसको कह सकते हैं। डिनोमो इज रिलेटेड, देखिए डिनोमा होता है आपके प्ले से, डिनोमा हो या कैटास्ट्रोफी हो। डिनोमा आपका कॉमेडी के लिए का एंड होता है और कैटास्ट्रोफी आपका ट्रेजेडी का एंड होता है। एक्लोग क्या है? ये एक पास्टोरल है, सी ऑप्शन। A sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous, is best expressed by the term। बात बहुत हो जाएगा इसमें। कैथारसिस क्या होता है? ये आपका होता है भाई किससे रिलेटेड है? ट्रेजेडी से रिलेटेड है, तो ऐसा ही बताना था इसमें। द सी दैट बेयर्स हर bosom टू द मून, तो ये आपका बनेगा personification। The figure of speech in which we ascribe intelligence and personality to intimate things is known as। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे हम ascribe करते हैं इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी को टू इनएनिमेट थिंग, ठीक है, तो ये personification है। Which figure of speech has been used in the following lines? Which figure of speech is used as being used in the following lines? तो यहाँ all I for time वाले apostrophe है इसमें।
नहीं नहीं, रेटोरिक का क्या मतलब है ये? तो ऐसे नहीं, सी होना चाहिए इसमें तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑल डो टाइम, ऑल आई फॉर टाइम, जूलियस सीजर द वर्ड। वैसे हो सकता है इसमें रेटोरिक, ठीक है, क्योंकि द वर्ड, ओ जूलियस सीजर द वर्ड माय डियर। वैसे अपोस्ट्रोफी लग रहा है मुझे तो ज़्यादा। आप देख लेना इसको एक बार, क्या इसमें कोई और भी है, कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। What figure of speech has been used in the following line? Even thus last night and now might more. I lay and could win thee. Sleep by and still. तो देखिए ये आपका बनेगा apostrophe. The early plays of Shakespeare were written. तो कौन से टाइम में लिखे गए थे इनके अर्ली प्लेस? तो ये हो जाएगा आपका भाई सी ऑप्शन, यानी कि 1589 से 1905 के बीच में अर्ली प्लेस को कहते हैं। तो यही थे आज के क्वेश्चन गाइस। बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए अच्छे से और तैयारी करते रहिए। बाय, टेक केयर गाइस।